नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमेशा कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिनको जानने के बाद आपके मन में जिज्ञासा और उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि इस विषय के बारे में तो मैं बहुत कुछ पहले से ही जानता हूँ, पर लेक्चर को देखने के बाद शायद आपके मन में ये बात आती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। जब हम विज्ञान संचार की बात करते हैं, विज्ञान से संबंधित कुछ अहम तथ्य और पहलू के बारे में बात करते हैं, तब हमें जानने के बाद ये लगता है कि हाँ, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से भी हम यही कोशिश करेंगे कि आप तक वो बात पहुंचाएं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिन्हें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा विषय है जिसके बारे में निरंतर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, या कभी कभी अपने मित्रों के साथ, या फिर कभी कभी हो सकता है कि आप जब किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर भी अपने विचार रखते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है या कभी आपने कभी ये सुना या जाना है कि ग्लोबल वार्मिंग का कहीं ना कहीं संबंध है आपके स्वास्थ्य से? तो अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप इस अहम तथ्य को बहुत आसानी से जान पाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निमिष कपूर जी। और निमिष जी हमेशा कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिन्हें सुनने के बाद, चाहे वो छात्र हों या फिर कोई भी पुरुष या महिला, जानने के बाद और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो इस विषय पर एक बार फिर से ताज़ा जानकारी देने के लिए, यानी कि कुछ नए तथ्य, कुछ नए पहलू जोड़ने के लिए निमिष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि ये एक साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार में, और निरंतर ये कोशिश करते हैं कि टेलीविजन, रेडियो या फिर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचें और उन्हें बताएं कि किस प्रकार विज्ञान हमारे जीवन में एक अनूठा योगदान देता है। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के एक्सपर्ट निमिष जी का। निमिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में। और जैसा कि आपने मुझे बताया लेक्चर शुरू होने से पहले कि आप बताने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से किस प्रकार है, तो मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि किस तरह से इन दो बातों में एक जुड़ाव है, संबंध है। जी गीतिका, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। हम ये भी जानेंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या। हालांकि हम पढ़ते आए हैं, जानते हैं, लेकिन फिर से आज हम दोहराएंगे कुछ चीज़ों को। ये मैं आपको बता दूं कि इस विषय पर मेरी रुचि कैसे जागी। अभी कुछ ही समय पहले हमने निबंध प्रतियोगिता देश भर में की, जिसका विषय था मलेरिया पर जन जागरूकता कैसे की जाए, और इसमें देश भर से बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया। जब मलेरिया के विषय में मैंने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए चीज़ों को पढ़ा, आंकड़े और तथ्य देखे, तो मुझे जो चीज़ें पता लगीं वो बड़ी चौंकाने वाली थीं। मुझे ये पता चला कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ठंडक में मच्छर जो हैं वो ख़त्म हो जाया करते थे, लेकिन मच्छर अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, और मच्छरों के बढ़ने से उन पहाड़ी इलाकों में भी मलेरिया और डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। जब मैंने और इसके बारे में पता किया तो ये पता लगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारी धरती का तापमान गर्म होता जा रहा है, और हमारे इसकी वजह से हमारे जो मौसम का चक्र है और हमारी जो सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात का जो एक डिवीज़न और एक जो एक प्राकृतिक नियम चले आ रहे थे, उसमें भी बदलाव आने लगा है। और जब वो बदल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हम जीवधारियों के जो व्यवहार है उसमें भी अंतर दिखाई देने लगा है। जी, और इसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की अभी तक 3 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। दुनिया में ये संदेश जा चुका है कि हमारा सबसे पहली रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इंसान की गतिविधियां जिम्मेदार हैं 95% ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के लिए। दूसरे रिपोर्ट में कहा गया आईपीसीसी की कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी अगर हमने अभी से ऐसी प्लानिंग ना की। हमारी खेतों को नुकसान पहुंचेगा, हमारे फसलों को बर्बादी से बचाने के लिए हमें चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि धरती का तापमान गर्म हो रहा है। और तीसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि हम अगर कार्बन इमिशन कम नहीं करेंगे तो धरती का तापमान गर्म होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC's) assessment of health impacts in its third assessment report says overall global warming is projected to increase threats to human health, particularly in lower income populations, predominantly within tropical subtropical countries. हमारी सेहत पर ये सीधा प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का पड़ रहा है, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट हमें बता रही है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात करें, पब्लिक हेल्थ डिपेंड्स ऑन सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट फूड, सिक्योर शेल्टर एंड गुड social conditions. A changing climate is likely to affect all of these parameters both for the better and the worse. ये खतरे की घंटी बज रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग हमारा भोजन, हमारा पानी, हमारा आवास, हमारी सुरक्षा और हमारा जो सामाजिक संरचना है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। जैसा कि इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में हमारे शीर्ष वैज्ञानिकों ने दुनिया को चेतावनी दी है। और अगर हम इसमें आगे बढ़ें कि रिव्यूज़ of the likely impacts of climate change by the IPCC suggests that a warming climate is likely to bring some localized benefits. जी हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ स्थानीय benefit हमें दिखाई दें. This includes decreased winter deaths in temperate climates and increases in food production in some particularly high latitude regions. ये ज़रूर है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो ठंडक में हमारी मौतें होती थीं, उन इलाकों में कुछ राहत महसूस हो, वो कुछ गर्म हो, लेकिन ओवरऑल जो हमारा स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट है, जिसकी हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू द वेरिएशन इन अर्थ ग्लोबल क्लाइमेट और इन रीजनल क्लाइमेट्स ओवर टाइम। क्लाइमेट चेंज हमारे जो अर्थ का, पृथ्वी का एक भौगोलिक जलवायु है और हमारी जो स्थानीय जलवायु हैं, उनमें जो समय के साथ बदलाव हो रहा है, उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और इट डिस्क्राइब्स changes in the variability or average state of the atmosphere over time scales ranging from decades to millions of years. और ये इसका प्रभाव जो है एक बहुत वर्षों के दौरान, समय के दौरान दिखाई देता है, जो अब दिखाई देने लगा है। There is a close link between local climate and the occurrence or severity of some diseases and other threats to human health. It is predicted that the balance of positive and negative health impacts would vary from one location to another and would alter over time as temperatures continue to rise. हेल्थ पर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। जब हमने मलेरिया के ऊपर रिसर्च की तो हमने पाया दुनिया भर में जो हमारे पास WHO के आंकड़े हैं, उसमें भी हर मिनट कुछ मौतें रिकॉर्ड की जाती हैं दुनिया भर में मलेरिया से और मच्छर से होने वाले रोगों से। और अगर हम इस तरह क्लाइमेट चेंज की चपेट में आकर हमारा तापमान बढ़ता गया तो ये आंकड़े अब और बढ़ने वाले हैं और गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। Broadly, global warming conditions can have three kinds of health impacts. पहला है those that are relatively direct, usually caused by weather extremes. जो हमारे वेदर एक्सट्रीम्स हैं, जो उनकी परिस्थितियां हैं हमारे वेदर की, उनकी वजहों से डायरेक्ट इसका एसोसिएशन हो सकता है। द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज एंड इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन एंड दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। यानी हमारा जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो सीधे हो सकता है, और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस जैसे आपने देखा, वेरियस हमारे पर्यावरण के जो हमारे इकोलॉजी है उसमें जो चेंज आते हैं क्लाइमेट चेंज के चलते, उनके अनुसार भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और तीसरा है द डाइवर्स हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रॉमेटिक, इन्फेक्शियस, न्यूट्रिशनल, साइकोलॉजिकल एंड अदर्स दैट अकर इन डिमोरलाइज्ड एंड डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस आफ्टर क्लाइमेट इंड्यूस्ड इकोनॉमिक डिसलोकेशंस। तो जो हमारा तीसरा, जो सबसे खतरनाक हमारी हमारे संक्रामक रोग, हमारे पोषण की समस्याएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं इत्यादि भी इससे बढ़ सकती हैं, ऐसा हमारे विशेषज्ञ, हमारे डॉक्टर्स
कहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले हमारे जो स्वास्थ्य के खतरे हैं उनकी, कि किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। सम ऑफ द हेल्थ इफ़ेक्ट्स इंक्लूड, कुछ हमारे जो हेल्थ के इफ़ेक्ट हैं इसके जो प्रभावित करेगा ये क्लाइमेट चेंज हमारे स्वास्थ्य को, उनमें शामिल हैं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ heat waves. Recent analysis show that human-induced climate change was a significant factor leading to the European summer heat wave of 2003. More variable precipitation patterns are likely to compromise the supply of fresh water, increasing risk of waterborne diseases. बहुत ही खतरा है कि हमारे जो जल जनित रोग हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, उसको वो भी बढ़ रहे हैं समय के साथ साथ। और इसके अलावा राइजिंग टेम्परेचर एंड वेरिएबल precipitation are likely to decrease the production of staple foods in many of the poorest regions, increasing risk of malnutrition. सही पोषण ना मिल पाना अफ्रीका में बहुत बड़ी समस्या है। एशिया और हिंदुस्तान, हमारा मुल्क भी उससे अछूता नहीं है। हिंदुस्तान में भी बहुत कुपोषित बच्चे हर साल दम तोड़ते हैं और हमारा जो डेथ रेट है कुछ उसमें सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन अभी भी खतरे की घंटी बज रही है। और ग्लोबल वार्मिंग के चलते होने वाले जो संक्रामक रोग हैं, जल से होने वाले जो रोग हैं, पेट की जो बीमारियां हैं, मच्छर से होने वाले रोग हैं, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। ये हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम समय रहते इन पर जागरूकता फैलाएं, आम भाषा में आम आदमी तक हमारा मैसेज जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। राइजिंग सी लेवल, जो हमारे समुद्र तट के समीप रहने वाले लोग हैं उनको भी आगाह किया गया है। Rising sea level increase the risk of coastal flooding and may lead to population displacement. More than half of the world's population now lives within 60 kilometer of the sea. जी, दुनिया की आधी के लगभग आबादी 60 किलोमीटर के दायरे में समुद्र तट के पास रहती है। आप सोचें कि जब समुद्र का स्तर, जल स्तर बढ़ जाएगा तब इस आबादी का क्या होगा। ये डिसलोकेट होगी, डिसप्लेस होगी और इनके लिए इनकी ज़िंदगी एक चुनौती बन जाएगी। Challenges in climate are likely to lengthen the transmission seasons of important vector-borne diseases and to alter their geographical range, potentially bringing them to regions which lack either population immunity or a strong public health infrastructure. बहुत हमारे जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है और ये भी चुनौती है। जो जोग्राफिकल रेंज है इनकी पोटेंशियली, इनका जो जो प्रभावित करती हैं जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो भी अब बढ़ रही हैं और एक जगह का रोग दूसरी जगह जा रहा है। जैसे कि अभी आपने जो चिकनगुनिया, डेंगू, इबोला, बहुत सारे रोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जोग्राफी में जा रहे हैं। तो ये भी खतरे साथ साथ पैदा हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन, इसको भी हम समझते चलें। ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट, particularly ultraviolet light with hydrocarbons and nitrogen oxides, which are emitted by automobiles, gasoline vapors, fossil fuel power plants, refineries and certain other industries. Ozone की जो लेयर है, with increasing populations, more automobiles and more industry, there is more ozone in the lower atmosphere. Exposure of high levels of ozone has been linked to irritation of the respiratory system, coughing, throat irritation and or an uncomfortable sensation in the chest. जी, अगर ओजोन भी ज़्यादा बनेगी तो उसका भी खतरा है, उसके एक्सपोजर का हमारे स्वास्थ्य से। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन के तहत हम ये अवश्य बताना चाहेंगे कि इट has also been found to lead to reduced lung infection, thus limiting a person's ability to engage in vigorous activities. It also aggravates asthma and leads to increased susceptibility to respiratory infections. Ozone damages lung tissue,
causes inflammation and damage to the lining of the lungs and causes problems for people with asthma and other lung diseases. तो ये भी खतरा ओज़ोन का अब सुनाई देने लगा है। तो ख़ास तौर पे फेफड़ों से संबंधित बीमारियां और अस्थमा, सांस लेने की परेशानियां भी अब ओज़ोन से इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ने लगी हैं। ये भी एक शोध का विषय आज मिल चुका है। ग्लोबल वार्मिंग और स्मोक की अगर हम बात करें, स्मोक जो है वो स्मोक और फॉग इनके मिलने से बनता है। इज़ ए काइंड ऑफ एयर पॉल्यूशन, एक वायु प्रदूषण का प्रकार है। इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ स्मोक इज एसोसिएटेड विद वार्म क्लाइमेट्स। Classic smoke results from large amounts of coal burning and is caused by a mixture of smoke and sulfur dioxide. Smoke can form in almost any climate where industries of cities releases large amount of air pollutants. Smoke produced by burning of fossil fuels often leads to respiratory distress among the सेंसिटिव। जो सेंसिटिव लोग हैं उसमें स्मोक के जाने से उनको जो श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं और भी कई तरीके की बीमारियां, आँखों में जलन इत्यादि हो सकता है और ऐसे केसेस नोट किए जा रहे हैं। सनलाइट एंड ह्यूमन हेल्थ की हम अगर बात करें, पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्किन की हम बात करें तो स्किन कैंसर, सन बर्न, ये एक चुनौती सामने आई है। इफ़ेक्ट्स ऑन द आई, पिछले 10 सालों के जो अनुसंधान हुए हैं, जो आंकड़े एकत्र किए गए हैं, उसमें तेज़ी से जो हमारा क्लाइमेट हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारी धरती का तापमान बढ़ता हुआ देखा गया है। हमारे जो बरसात, हमारी जाड़ा गर्मी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रभावित हमने होते हुए देखा और साथ में जो ये रोग पड़े हैं जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन द आई, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, कैंसर ऑफ द आई, कैटरैक्ट, एक्यूट डैमेज द आई, ये आँखों की समस्याएं नोट की गई हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते। इफ़ेक्ट्स ऑन इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन, इम्यूनो सप्रेशन, इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट वायरस इन्फेक्शन, ये कुछ इफ़ेक्ट जो हैं वो इम्यूनिटी और इन्फेक्शन से संबंधित और अदर जो इफ़ेक्ट्स हैं और जो प्रभाव हैं, विटामिन डी प्रोडक्शन, प्रिवेंशन ऑफ रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, possible benefit of hypertension, heart disease, tuberculosis, possible breast cancer, prostate cancer, possible prevention of type 1 diabetes, altered general well-being, sleep, wake cycles, इनडायरेक्ट इफेक्ट जो अपरोक्ष रूप से जो प्रभावित होते हैं, जो इफेक्ट सामने आए हैं, इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट, फूड सप्लाई, इन्फेक्शियस डिजीज वेक्टर, एयर पॉल्यूशन एट्सेट्रा। तो ये खतरे की घंटी हमारे जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हमें सुनाई पड़ रही है, इस पर भी आज चर्चा और व्यापक शोध आवश्यक है। ग्लोबल वार्मिंग एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, many infectious diseases spread by organisms that are the agents of its propagation. Such organisms are called vectors. Most vectors are sensitive to environmental factors and therefore will be affected by global warming. Studies have suggested a widening of the potential transmission zone of the disease causing pathogens and their vectors due to ग्लोबल वार्मिंग। जो रोग वाहक है, हम अक्सर मलेरिया जब होता है तो मच्छर को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन मच्छर एक वाहक का काम करता है। जो मलेरिया का जो परजीवी है वो आपके अंदर जाता है मच्छर के ज़रिए। तो मलेरिया जो मच्छर है एक वो रोग वाहक का काम करता है, ये हमको ध्यान रखना है। और किस तरह से वो रोग वाहक हमारे इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते पनप रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ भी ये अधिक से अधिक पहुँच रहा है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ की। मॉस्किटोज आर नोटोरियस वेक्टर्स। They have been implicated in the spread of a large number of diseases including yellow fever, malaria, filariasis, dengue fever epidemic, polyarthritis, Rift Valley fever, Ross River fever, St. Louis encephalitis,
वेस्ट नील वायरस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ईस्टर्न यूनिक इंसेफ्लाइटिस जैसे ट्रिपल ई के नाम से दुनिया जानती है, एंड वेस्टर्न यूनिक इंसेफ्लाइटिस। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छर रूपी वाहक के ज़रिए हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। तो हम इन बीमारियों को भी ख़त्म करें, मच्छर को ख़त्म करने के साथ साथ। मॉस्किटोज़ आर ऑल्सो हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर। मलेरिया कैरिंग मॉस्किटोज़ जनरली डू नॉट प्रेफर टेम्परेचर्स below 60 degrees centigrade. The species that transmit dengue fever is limited by winter temperature below 10 degrees centigrade. Mosquito survival also drops at an upper temperature limit of about 40 degrees centigrade. लेकिन ये जो आंकड़े हैं आज जो अनुसंधान निकल के आए हैं पिछले कुछ महीनों में, उन्होंने इन आंकड़ों को भी चुनौती दी है, क्योंकि आज इन तापमानों पर भी असर पड़ रहा है। ये तापमान भी बढ़ रहे हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां ठंडक पाई जाती है वहां मच्छर और मलेरिया भी पनप रहा है। एक्सटेंशन ऑफ द जियोग्राफिकल रेंज ऑफ डिजीजेस वेक्टर्स, इसको भी हम देखते चलें। एनालिस्ट बिलीव दैट एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज, diseases that are previously limited only to tropical areas may show up increasingly in other previously कूलर एरियाज। जो बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो ठंडे क्षेत्र हैं वहां भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर के बढ़ने से मच्छर और इस तरह की बीमारियां पैर पसार रही हैं। इन जनरल वार्मर टेम्परेचर्स एंड ग्रेटर मॉइस्चर लेवल्स विल favor extension of the geographical range and seasons for vector organisms. This in turn would lead to an expansion of the zone of potential transmission for many vector-borne diseases, among them malaria, dengue fever, yellow fever, and some forms of viral encephalitis. आज ज़रूरत है कि हम इस तरह के जो रोग बढ़ रहे हैं उन पर हम पूरी जागरूकता, एक ऐसी व्यापक बातचीत के ज़रिए हम लोगों को तक ये समझाएं कि ये जो रोग वाहक है किस तरह से आपके अंदर रोग पैदा करता है। मलेरिया कैरिंग मॉस्किटोज हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट हायर देन यूजुअल elevations in Indonesia in the last few years. These changes may occur even with minuscule increases in average temperature over a period of time. तो आप देखें किस तरह से मलेरिया का मॉस्किटो एक व्यक्ति को बीमार बनाता है और किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी ट्रांसमिट होती जाती है। और जब मलेरिया का जो वेक्टर मच्छर आपके अंदर वो मलेरिया का परजीवी प्रविष्ट कराता है, उसके बाद वो आपके जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको रप्चर करता है, तोड़ता है और बहुगुणित मल्टीप्लाई होता रहता है। और जब दूसरा मच्छर आपके पास आता है उस मच्छर के ज़रिए वो दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया, vulnerability of malaria varies between regions. The largest current population at risk is in Asia. The burden of disease is concentrated in sub-Saharan Africa. Currently, 45% of the world's population lives in the climate zone suitable for the spread of malaria. Models estimate that by 2070, this figure could be 60. बहुत चौंकाने वाला और चेतावनी परक ये तथ्य है। दुनिया की 45% आबादी मलेरिया के खतरे में जी रही है और 2070 तक ये आंकड़ा 60% तक होने वाला है। ये ऐसे क्लाइमेट जोन में जहां मलेरिया तेजी से पैर पसार रहा है, क्योंकि वहां ग्लोबल वार्मिंग से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ये देखें कुछ एक हमारा ग्लोबल सिनेरियो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी मलेरिया एजेंट। करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो पीले से आपको दिखाई दे रहा है और जो लाल से आपको दिखाई दे रहा है, पॉसिबल एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन बाय 2050। सुइटेबल क्लाइमेट मिलेगी तो मलेरिया जो लाल से आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं वहाँ भी दिखेगा। और हिंदुस्तान को अगर आप देखें तो ये पूरा पीला है, यानी मलेरिया यहाँ पर पैर पसार चुका है। क्लाइमेट चेंज एंड मलेरिया सिनेरियो ऑफ 2050, येलो कलर डिपिक्ट्स करंट डिस्ट्रीब्यूशन while रेड कलर shows the possible extended distribution by 2050। ये दूसरा
परिदृश्य, malaria will have risen in many parts of the world by 2020 relative to the average risk in the years 1961 to 1990, according to projections, assuming a temperature increase of about 1.1 degrees centigrade. जरा सा भी तापमान में बढ़ोतरी बहुत बड़ा मौका देती है मलेरिया और इस तरह के रोगों को की बढ़ोतरी होने की और मच्छर जैसे जीवधारियों में बढ़ोतरी होने की। ट्रांसमिशन विंडो ऑफ मलेरिया इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो ए है वो है फॉर बेस केस एंड बी जो है अंडर प्रोजेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग सिनेरियो। और ए में आप देखेंगे जो नंबर ऑफ मंथ्स जो आप देख रहे हैं, लगभग कुछ हम हिंदुस्तान का कुछ भाग छोड़ दें तो मलेरिया का खतरा समूचे हिंदुस्तान में है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड डेंगू की भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। डेंगू इज ए मॉस्किटो बॉर्न वायरल फीवर विच इन recent years has become a major international public health concern. Dengue is found in tropical and subtropical regions around the world, predominantly in urban and semi-urban areas. It is characterized by fever, rash, muscle and joint pains. एक आपको चकत्ते पड़ जाते हैं, आपको मसल में और जॉइंट में दर्द होता है एंड सीवियर prostration especially in adults. However, complete recovery usually follows adequate treatment. इसकी रिकवरी है अगर आप सही समय पर सही ट्रीटमेंट आपको मिल सके। The global prevalence of dengue has grown dramatically in recent decades. Some 2,500 million people, 2/5 of the world's population, are now at risk from dengue. WHO, World Health Organization, currently estimates that there may be 50 million cases of dengue infection worldwide every year. ये भी खतरनाक आंकड़ा है जो WHO से हमें मिला है कि करंटली जो एस्टिमेट किया गया है कि 50 मिलियन से भी अधिक केसेस हर साल दुनिया में डेंगू के पाए जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो ये भी एक अहम विषय है जिस पर आज हमें चिंतन और चर्चा करना आवश्यक है। डेंगू फीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, रैश, मसल एंड जॉइंट पेन। एडीज जो मच्छर है, एडीज मच्छर से ये रोग फैलता है। मॉस्किटोज कैरिंग डेंगू फीवर वर अर्लियर फाउंड एट elevations no higher than 1,000 meters. But because of warmer temperatures, they have recently been detected at 2,200 meters on Colombia's Andes Mountains. कोलंबिया के एंडीज माउंटेन्स जो सुरक्षित माने जाते थे अभी तक मच्छरों और डेंगू से, जो 2,200 मीटर की ऊंचाई पर हैं समुद्र तट से, वहाँ भी डेंगू पैर पसार चुका है। अभी तक इसका जो अनुमानतः ये 1,000 मीटर तक पाया जाता था समुद्र तट से, लेकिन अब ये दूने से अधिक तक फैल चुका है। तो हम सोच सकते हैं कि ये कितनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। टू एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर पर्टिकुलरली वरीसम। जो चिंताजनक हैं वो क्या हैं? फर्स्टली, द वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर इन temperate zones than in tropics. And secondly, the warming is expected to be more marked at night than during the day. ये बहुत important point है। The warming is expected to be greater in temperate zones than in the tropics. तो आज जिस तरह से both conditions जो हैं वो favor करती हैं spread के लिए, spread of the mosquito in the temperate areas, the warming at night is especially favorable to Aedes aegypti and thus may augment its spread with serious repercussions on human health.
अब हम बात कर लेते हैं pesky mosquitoes, terrible vectors. There are over 3,500 species of mosquito and all breed, feed and behave differently. Increased temperatures and higher rainfall and humidity can affect the incidence and spread of vector-borne diseases by creating more breeding pools of vectors and allowing them to develop faster. Yet, the 1935 malaria epidemic in Sri Lanka, which killed an estimate 1 lakh people, came after 2 exceptionally dry years. Pesky mosquitoes, terrible vectors in some areas. Higher rainfall will wash out breeding pools. कुछ इलाकों में जो मच्छर पैदा होने के स्थान होते हैं वहाँ जो तेज़ी से जो रेनफॉल होता है उसको वो ख़त्म कर देता है वो रेनफॉल, देयर बाय डिक्रीजिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन, और मच्छरों की जनसंख्या कुछ कम हो जाती है. मॉस्किटोज आर हाईली adaptable and have highly effective survival strategies against both extreme heat and cold. They even change their feeding routines and delay breeding while adverse conditions exist. Mosquitoes have been known to survive winters with temperatures as low as -10 degrees centigrade. Anopheles gambiae can survive temperatures of more than 55 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली चीज़ें हैं और मच्छरों से निजात पाना एक चुनौती से कम नहीं है. स्प्रेड ऑफ एवियन फ्लू की अगर हम बात करें, WHO हैज़ डिस्क्राइब्ड एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू एज ए कंटेजियस डिजीज ऑफ एनिमल्स कॉज्ड बाय वायरसेस एंड नॉर्मली इन्फेक्ट ओनली बर्ड्स एंड लेस कॉमनली pigs. As the earth warms up, bird flu is likely to spread more quickly. A United Nations study has found that global warming is contributing to an increased loss of wetlands around the world. ये भी एक खतरे का चिन्ह है क्योंकि वेटलैंड्स एक इकोसिस्टम है, एक जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, और एक वेटलैंड में दलदल या पानी और थल की जो वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वो भी उनमें भी खात्मा उनका हो रहा है. दिस ट्रेंड इज़ ऑलरेडी फोर्सिंग डिजीज कैरिंग माइग्रेटिंग बर्ड्स विच ordinarily seek out wetlands as a spotting point to land on animal farms where they mingle with domestic poultry, risking the spread of the disease via animal to human and human to human contact. जी, जब वेटलैंड का खात्मा होता है तो वहाँ के जो रोग हैं उन पक्षियों के ज़रिए जो पक्षी दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं और वो वहाँ के परिंदों में, वहाँ के जीवधारियों में, वहाँ के मनुष्यों में और मनुष्यों से मनुष्यों में वो रोग फैलता चला जाता है. इस तरह से ये बर्ड फ्लू का फैलना WHO ने हमें बताया. ग्लोबल वार्मिंग एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हमारे जो श्वसन संबंधी डिसऑर्डर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते वो क्या हैं? It is not easily apparent to the common man that global warming leads to increase in respiratory distress and disorders. Often called suspended particulate matter, SPM, particles can consist of a combination of dust, pollens, molds, dirt, soil, ashes and soot. Suspended particulate matter in the air comes from many sources such as factories, smokestacks, exhaust fumes, fires, mining, construction and agriculture. Aerosol क्या है ये भी जानते चलें. Aerosols are tiny particles of solid or liquid suspended in a gas. Aerosols हमारे जो जल या सॉलिड या ठोस और द्रव के कुछ अति सूक्ष्म छोटे छोटे कण हैं बिखरे हुए गैस के माध्यम से जो फैलते हैं. एरोसोल्स कैन बी नेचुरल और इट कैन ओ इट्स एक्सिस्टेंस टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये प्राकृतिक तौर पे या मानवीय गतिविधियों से फैल सकते हैं. द बिगेस्ट ह्यूमन सोर्सेज ऑफ एरोसोल्स आर कंबशन, जो दहन हम करते हैं, जो जलाते हैं चीज़ों को, मेनली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन the internal combustion engines in automobiles and power plants, and wind-blown dust from construction sites and other land areas where vegetation has been stripped. अक्सर हमने सुना होगा कि हम टायर जलाते हैं, अंगीठी अपने घर में जलाते हैं, उनसे जो हमारे
एरोसोल्स निकलते हैं, या हमारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, और खिड़की हमारे घर की बंद रहती है और सुबह यह खबर आती है कि उस घर के कुछ मेंबर्स की मौत हो गई। तो ये दुखद खबरें ना आएँ और हम अपने लोगों को इन चीज़ों से समय रहते वाकिफ़ कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक स्टडीज़ हैव लिंक्ड particle pollution, especially of fine particles, with a series of significant health problems, including increased respiratory symptoms such as irritation of the airways, coughing, wheezing, and decreased lung function or difficulty breathing, aggravated asthma, development of chronic bronchitis, irregular heartbeat, non-fatal heart attacks, and premature death in people with हार्ट और लंग डिजीज़। जी, ये एरोसोल के खतरे हैं जो हमें हमारे श्वसन प्रणाली को दिक्कत करते हैं, हमें अस्थमा कर देते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, हार्ट बीट हमारी अनियमित हो सकती है, हृदयाघात या हार्ट अटैक हमें हो सकता है, और प्रीमैच्योर डेथ भी इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। पार्टिकुलेट ब्लैक कार्बन क्या है? Of global warming to date, approximately 47% is due to carbon dioxide, 16% due to black carbon, 14% due to methane, and 4% is due to nitrous oxide, not including the contribution of water vapor, which is quite significant. Current and anticipated effects of the global warming, as is clear by now, include increases in regional temperature extremes, heat-related illness and mortality, susceptibility to infection. Change in atmospheric electric field. Change in atmospheric electric fields before cold fronts, typhoons or thunderstorms greatly stimulate diseases relating to the nervous and respiratory systems. This includes whooping cough, asthma, bronchitis, sore throat, rheumatism and spinal diseases. ये कुछ changes हैं atmospheric electric field में. Which diseases are climate sensitive? आप देखें, ये summarized assessment of the common diseases that are most sensitive to climate, to changes in climate: heat stress effects of storms, air pollution effects, asthma, vector-borne diseases, water-borne diseases, food-borne diseases, violence, myocardial infarction, tuberculosis and so on. तो इस तरह से क्लाइमेट सेंसिटिव ये बीमारियां जिनको हमने चिन्हित किया, और ये जागरूकता हमें अपने लोगों में देनी है इन बीमारियों के बारे में. Impact on health by the modulating influences induced by climate change. अब climate change क्या करता है? रीजनल वेदर चेंजेस करता है. कैसे? हीट वेव से, एक्सट्रीम वेदर से, टेम्परेचर से और प्रेसिपिटेशन से. उससे हेल्थ किस तरह से प्रभावित होती है, इन ए नटशेल आप देखें. टेम्परेचर रिलेटेड इलनेस एंड डेथ, एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड हेल्थ इफेक्ट्स, एयर पोल्यूशन रिलेटेड हेल्थ इफेक्ट, वायु प्रदूषित होती है, हमें जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, बहुत ज़्यादा जाड़ा या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से बीमारियां होती हैं. वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज़ेस, हमारे जल और हमारे भोजन से जनित बीमारियां. वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस, जो मच्छरों से होने वाले या और परजीवियों से होने वाले संक्रमण. एंड रोडेंट बॉर्न डिजीज़ेस, इफेक्ट्स ऑफ फूड एंड वाटर शॉर्टेजेस, हमारे खाद्यान्न की कमी और हमारे खाने पर पड़ने वाले प्रभाव. मेंटल, न्यूट्रिशनल, इन्फेक्शियस एंड अदर हेल्थ इफेक्ट, हमारा मानसिक, हमारे पोषण संबंधी, हमारे संक्रामक रोग और अदर हमारे जो स्वास्थ्य के कारण हैं, ये सारे कुछ सीधे जुड़े हैं हमारे रीजनल वेदर चेंजेस से, जो कि क्लाइमेट चेंज के ही एक पार्ट हैं. इमर्जिंग इन्फेक्शंस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया. भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिजीज़ आते हैं. इन लार्ज व्यू ऑफ एयर सैक्स आप देखें और नॉर्मल हेल्दी एयर सैक्स आप देखें, आपको पता लग जाएगा जो जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, जो श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, इट इज़ नोन दैट
As the temperature gets colder, many respiratory infections increases. However, rising global temperature over the past 2 decades may be responsible for a shortened season of a serious respiratory illness in India. Chikungunya fever, an emerging disease in India. The disease is characterized by severe, sometimes persistent joint pain, fever, and rash, but is rarely life threatening. More than 1.25 million cases have been reported from the country, with 752,245 means 7,52,245 cases from Karnataka and 2,58,998 from Maharashtra provinces. चिकनगुनिया फीवर की हम बात कर रहे हैं। डेंगू की हम बात करें हिंदुस्तान में, डेंगू वायरसेस आर ट्रांसमिटेड इन द ट्रॉपिक्स बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड सिंस फ्रॉस्ट or sustained cold weather kills adult mosquitoes and overwintering eggs and larvae. Warming trends, therefore, can shift vector and disease distribution of higher latitudes. The capital of India witnessed a major dengue outbreak in 1996. In this epidemic, there were in all 10,000 cases with about 400 deaths. In 2006, there were high mortality cases reported from Delhi and adjoining regions. Delhi remains vulnerable to more outbreaks. Heat waves की हम अगर बात करें, one of the impacts of global warming is an increase in the number and severity of heat waves in India. Daily mortality rates increases sharply once temperature exceeds a certain threshold. During intense heat waves, the death toll attributes to heat stress can be surprisingly high. Cyclone or heavy rainfall की हम बात करें तो outbreaks of waterborne diseases often spread through the disaster-hit states when violent cyclones and subsequent flooding leave millions homeless. It takes weeks before the debris is cleared, so epidemics are almost inevitable. Hundreds of people suffer from gastrointestinal and diarrhea-related problems. Leptospirosis की हम बात करें, outbreaks of leptospirosis are common after floods. Leptospirosis is caused by the bacteria Leptospira. The infection is commonly transmitted to humans by water, then has been contaminated by animal urine. Leptospiral infection causes a wide range of symptoms, and some infected person may have no symptoms at all. Leptospirosis begin with flu-like symptoms, then the symptoms appear or fade away briefly before the second phase begins. The second phase is characterized by meningitis, liver damage, and kidney failure. Because of the wide range of symptoms, the infection is often wrongly diagnosed. This leads to a lower registered number of cases than there really are. इसी तरह से फाइलेरियासिस की हम बात कर सकते हैं. Lymphatic filariasis, commonly known as elephantiasis, is one of the most debilitating and disfiguring of all tropical diseases. The infection is caused by parasitic worms that are spread by mosquitoes. The Indian subcontinent harbors 50% of the world's lymphatic filarial diseases burden. ये आप देखें, जिसको हम पील पाँव या हाथी पाँव भी कहते हैं, ये मच्छर से होने वाला रोग है और ये भी हिंदुस्तान में दुनिया का 50% रोगी यहाँ पर होते हैं. ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर इज़ प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी. ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि अगर यही रेट रहा, टेम्परेचर हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो आने वाले समय में जो अभी तक जो आंकड़े हमें दिए जा रहे हैं वो 1.4 डिग्री से 5.8 डिग्री तक एक ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है. ये आंकड़ा जो है वो दिया गया है सन 2000 से 2020, 2040, 2060, 2080 और 2100 तक. तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है जो इस समय दुनिया भर में वैज्ञानिक इसको हमें चेतावनी दे रहे हैं. और आज हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, ये हम जानते चलें. स्टेप अप द यूज़ ऑफ क्लीन विंड एंड सोलर एनर्जी. ये IPCC का कहना है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का कहना है कि हम सोलर एनर्जी और क्लीन विंड का प्रयोग करें. हम एनर्जी के ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें जिसमें कार्बन एमिशन नहीं होता.
जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल हम कम से कम आने वाले समय में करें। हमें अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी होंगी और हिंदुस्तान समेत दुनिया के तमाम मुल्क नाभिकीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। रिप्लेस जो हमारे लाइट बल्ब्स हैं उसको हम कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब से चेंज करने की बात की जा रही है। आज बहुत सारे इस दिशा में काम हो रहे हैं। बिकम ए स्मार्ट वाटर कंज्यूमर, पानी की हमको बचत करनी है, पानी का इस्तेमाल बहुत संभाल कर करना है। एनर्जी इफ़िशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, बिजली की बचत वाले हमें उपकरण खरीदने हैं। हमारे छोटे छोटे इन प्रयासों से एक बहुत बड़ा बचत हो सकती है हमारी ऊर्जा की, और वो कहीं ना कहीं हमारे इस टेम्परेचर राइज में हमारा योगदान होगा। प्लांट ए ट्री, प्रोटेक्ट ए फॉरेस्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की हम बात करते हैं। हम ये करेंगे तब ये काम शुरू होगा, और ये हमें करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। माउंट ए लोकल कैंपेन अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, जो भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में चीज़ें हो रही हैं उसके लिए हमें कैंपेन खड़ा करना है, लोगों को चेतावनी देनी है, लोगों को जागरूक करना है। हेल्थ प्रोफेशनल्स इन द फील्ड मस्ट बी बेटर ट्रेन टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट इमर्जिंग डिजीजेस। लोकल हेल्थ केयर वर्कर्स नीड ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर सेंसिटिविटी टू न्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड दे नीड टू नो टू whom टू रिपोर्ट दी प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप जो लोग सुन रहे हैं, वो चाहे यूजी पीजी के बच्चे हैं या आम नागरिक हैं, ग्लोबल वार्मिंग और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से कुछ वाकिफ हो गए होंगे और इसको अपने समाज में आगे भी बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर करी। पहले तो आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि किस तरीके से हमें जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सके, और ये ना हो कि कभी ऐसा वक्त आ जाए कि हमारे पास वो तमाम चीज़ें उपलब्ध ना हो और हमें लगे कि अब जीवन जो है नामुमकिन सा है। और दूसरा, आपने जहाँ तक यहाँ पे बात की कि हमें ग्लोबल वार्मिंग जिस विषय को बहुत ही सुचारू रूप से लेना चाहिए, बहुत ढंग से इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके आफ्टर इफेक्ट्स, यानी कि इसके बाद जो हमारे सामने तथ्य सामने खुलकर आते हैं उनसे बहुत सारी समस्या हो सकती हैं, खास तौर पर स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इसके साथ हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ निमिष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारी आपने हमारे देखने और सुनने वालों को दी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।